उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। मेरे हौसले ही मेरे पंख हैं, ऊंचा उड़ूंगी इस उन्मुक्त आसमान में अपने हौसलों के पंख के बलबूते। बेटी हूँ ये सोच कर कम मत आंकना। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली और सनसेट टीवी के इस विशेष कार्यक्रम अपना आसमान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में और यहाँ आज हम आपको एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर से मिलवाएंगे जो जांबाज भी हैं, जिनके हौसले बुलंद भी हैं और जो क्रिएटिव भी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कैफ़े रिश्ता में। ज़रा ध्यान से देखिएगा इसके इंटीरियर्स को। इसकी डिज़ाइनिंग उन्हीं के द्वारा की गई है। एक तरफ जहाँ वो जांबाज हैं, दूसरी तरफ वो क्रिएटिव भी हैं। कहाँ से आती है ये सोच और क्या रहती है अप्रोच? एक बात बता दूँ, महज 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। क्या है इसके पीछे का राज, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं आईपीएस ऑफिसर प्रीति यादव से। तो फाइनली हमारे साथ हैं आईपीएस प्रीति यादव। अपना आसमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है एक यंग टैलेंट को अपने सामने देखते हुए। एक तरफ स्ट्रेंथ, करेज, ये यूनिफॉर्म जो आपको बहुत सी जिम्मेदारियां देती है, लेकिन उसके साथ दूसरी तरफ एक क्रिएटिव एटीट्यूड। क्योंकि हम कैफ़े रिश्ता में हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ के इंटीरियर से शुरू करेंगे। इस खूबसूरत से भवन को सजाने में सबसे बड़ा हाथ आपका है, क्योंकि इसका इंटीरियर आपने डिज़ाइन किया है। कैसे आया जहन में कि कैफ़े रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए? जब मैं विमेन सेफ्टी डिपार्टमेंट देख रही थी गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पे, तो उस टाइम पे ये हमारा हॉल एक वेटिंग रूम की तरह यूज़ होता था, बट इट वाज एयरमार्क फॉर अ कैफ़े। तो जब मैंने मीडिएशन शुरू करवाई यहाँ पर, तो फैमिलीज़ में मैंने देखा कि मैरिटल डिस्कॉर्ड के जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा तनाव है। तो मुझे उस टाइम पे आइडिया आया कि अगर हम इस कैफ़े को डेवलप कर देते हैं तो जितने भी कपल्स हमारे पास आएंगे उनको एक जगह मिल जाएगी जहाँ पे वो कुछ खा सकते हैं, कुछ अच्छा पी सकते हैं और साथ में अपनी जो मैरिड लाइफ है उसके जो अब धागे उलझ चुके हैं उनको सुलझाने का एक प्रयास कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि इसको हम थोड़ा सा समरी लुक देंगे और थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब यहाँ पे रहनी चाहिए, बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। पॉजिटिविटी में बिल्कुल पेस्टल कलर्स होने चाहिए ताकि कोई यहाँ पे बैठा हो तो उसके अंदर ये भावना अपने आप आए कि हाँ हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ पॉजिटिव करना है। और आज हम इस डिपार्टमेंट से जब बाहर जाएंगे तो हम लोग कुछ अच्छा एक एडिशन अपनी लाइफ में लेके जाएंगे। मतलब कन्फ्यूजन इन रिलेशंस विल बी सॉल्व्ड एट कैफ़े। यस। सो जब यहाँ पे अब लोग आते हैं तो उनकी फीलिंग क्या रहती है जब वो यहाँ पे देखते हैं कि तो कैफ़े है, ये तो पुलिस स्टेशन जैसा कुछ है ही नहीं, या पुलिस कमिश्नरेट जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पुलिस वाली फीलिंग नहीं है। ये फीलिंग कैसे क्रिएट की गई? मेरा शुरुआत से यही एक एटीट्यूड था कि हम लोग जितना भी दे सकें लोगों को, जो भी पब्लिक हमारे पास आ रही है उसको ये ना लगे कि ये कुछ अलग है, पुलिस वाले हमसे कुछ अलग हैं। उनको ये लगना चाहिए कि हाँ ये इनका एक प्रोफेशन है, बट ये भी हमारे साथ उतने ही ह्यूमनली बिहेव कर सकते हैं जितना कि कोई भी और ह्यूमन कर रहा है। तो उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा इसको डिज़ाइन किया है। जब भी कोई यहाँ पे आता है तो पहले तो उनको अचंभा होता है कि हाँ हम जहाँ पे आए हैं क्या ये सच में हम सही जगह पे आए हैं, क्या यहीं पे मीडिएशन होने वाली है। बट धीरे धीरे जब वो काउंसलिंग यहाँ पे अटेंड करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर आने के बाद लोग वापस चले गए कि अरे हम गलत जगह आ गए? हमारे तक ऐसी बात नहीं पहुँची है। स्टाफ को देख के उनको पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे जो है पुलिस पर्सोनल्स बैठे हैं और यहाँ पे कुछ माहौल इस टाइप का है कि यहाँ पे हमारी मिटिगेशन हो सकती है। साथ में बोर्ड्स हैं उनको बताने के लिए। तो
उन्हें अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पे आके। अच्छा, कैफ़े है तो यहाँ का सिर्फ इंटीरियर नहीं, मेन्यू भी आप लोगों ने डिज़ाइन किया। यस, मतलब मेन्यू में मैंने ये भी देखा कि आपने यहाँ पर जितने भी चीज़ें रखी हैं, ईटेबल्स या जितने भी ड्रिंक्स का सामान रखा है, उसका कॉस्ट भी बहुत कम है। मतलब लोगों पर दबाव भी ना पड़े, इसका भी ख्याल रखा गया है। जब हम लोग कैफ़े को डिज़ाइन कर रहे थे उसी टाइम पे हमने सोचा था कि ये सिर्फ पुलिस पर्सनल के लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए भी है। और हमारे पास जो कंप्लेनेंट्स आते हैं वो एक मिक्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग आ रहे हैं, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। साथ में हमारी जो कांस्टेबलरी है या जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो लोग कहाँ पे खाना खाएंगे। तो उनके लिए जब हम एक जगह डिज़ाइन कर रहे हैं तो अफोर्डेबिलिटी वाज द मेन थिंग जो कि मेरे माइंड में थी कि हम अफोर्डेबल रखेंगे। एंड हमने उस चीज़ को मेंटेन किया कि यहाँ पे क्वालिटी फूड मिले और जो भी लोग आए अच्छे से खाना खा के जाएँ। हमने यहाँ पे 200 रुपये से महंगी कोई चीज़ नहीं रखी है, मतलब 200 इज़ द मैक्सिमम प्राइस जो रखा है। एंड आप इजीली यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इसमें चाइनीज़ भी हैं, इटालियन भी है, इंडियन फूड भी रखा है, स्नैक्स हैं। साथ में हमारी एक थाली है जो कि काफ़ी पॉपुलर है फोर्स के बीच में कि 60 रुपये में उनको दाल चावल रोटी और घर का खाना पूरा मिल जाता है। तो उनको ये टेंशन नहीं है कि हम ऑफिस में आ रहे हैं तो उससे पहले हमें खाना बनाना है, फिर लेके आना है, या अगर हमारे ऑड आवर्स में भी ड्यूटी चल रही है तो उसके बाद घर जाके कुछ करना है, वो यहाँ से खा सकते हैं। विल गो टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट। तो 22 साल की उम्र में आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया। यू आर वेरी यंग एट दैट टाइम, मतलब इतनी जल्दी। आई थिंक इट वाज सेकेंड अटेम्प्ट। तो कैसे आपने प्रिपरेशंस कैसे की, कितना हार्डवर्क रहा? बहुत सी बच्चियां हैं जो आपकी तरह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती होंगी, उनके लिए कुछ बताइए प्लीज़। मेरा बचपन से ही एक ये एस्पिरेशन था कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। मैंने अपने फादर को देखा है जो कि अपनी सर्विस उन्होंने एक कांस्टेबल के पद से स्टार्ट की थी एंड उस टाइम पे वो एएसआई के पद पे थे। तो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी कि हाँ, हमें जो है कुछ अच्छा करना है लाइफ में। एंड अच्छा करना है तो उनके लिए यही डेफिनेशन थी कि जहाँ से मैंने शुरू किया है वहाँ पे तुम सबसे हाईएस्ट पोस्ट से शुरू करो। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली भी, मेरे को इतने अच्छे टीचर्स मिले, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट इतनी थी कि मैं इसको बहुत जल्दी लाइफ में जो है ग्रैब कर पाई इस अपॉर्चुनिटी को। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हो गया था, प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने मेंस क्लियर किया। इंटरव्यू में मेरा मतलब जो मेरा मेंस का एग्ज़ाम है उसमें 21 मार्क्स से रह गया था, इंटरव्यू भी मैंने दिया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा पेपर क्लियर हुआ और मेरे को आईपीएस सर्विस मिली। जैसा कि आपने भी बताया, और आपके पिताजी कांस्टेबल पद से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमेशा से ये होता है ना कि घर में कोई वर्दी वाला है, लेकिन ये भी होता है कि हमारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमने तो ये लाइफ देख ली है, अब तुम मत देखना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि नहीं, आप इस लाइन में मत जाना। तो क्या अट्रैक्ट किया, वो यूनिफॉर्म या फिर पिताजी की गाइडेंस या फिर उन्हीं का ख्वाब था कि तुम ये बनो? मुझे लग रहा है कि ये उनका ही दिखाया हुआ ख्वाब था जो कि अब पूरा हुआ, क्योंकि वही मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है। वो अपने डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स से मिल रहे हैं, हमें घर आके वो सब स्टोरीज सुना रहे हैं। तो वो सब चार्मिंग तो लगता है कि हाँ, सिविल सर्विसेज में ये है, आप ये कर सकते हो एंड पब्लिक के लिए कितना कुछ कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन मेरे घर में ही थी। और जब मैंने सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये नहीं था कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करनी है या फ़ॉरेन करनी है या मेरे को पुलिस सर्विस करनी है। मेरे को बस ये था कि हाँ, मेरे को जब अब इंडियन पुलिस सर्विस मिल गई है तो अब मैं दोबारा एग्ज़ाम नहीं दूँगी। तो मैंने उसके बाद एग्ज़ाम नहीं दिया एंड आई वॉज हैप्पी विद व्हाट आई गॉट। जब पहली बार आईपीएस बनने के बाद जब पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, पिताजी ने सल्यूट किया होगा। वो एक इमोशनल भाव होता है जब हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हमसे आगे जाता हुआ देखते हैं, वो उनकी एक फीलिंग होती है। जब पहली बार वो सैल्यूट मोमेंट आया होगा लाइफ में, कैसा था वो मोमेंट? उस टाइम पे मैं अकेडमी में थी, नेशनल पुलिस अकेडमी हमारी हैदराबाद, जहाँ पे हमें फ़र्स्ट टाइम पे यूनिफॉर्म सिल के भेजी गई कि हाँ, अब आपको ये पहनना है और अगले जितने भी क्लासेस होंगी वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म में आना है। तो सबसे पहले तो यही इवेंट होता है कि आप अपनी नेम प्लेट देखते हो, आप अपनी वर्दी पहन के देखते हो, तो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने भी वीडियो कॉल की, अपने पापा को दिखाया कि हाँ, अब जो है आगे से हमें ये सब यूनिफॉर्म पहन के जानी है, अलग अलग यूनिफॉर्म्स क्लास में। तो एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है, बट आई थिंक वो उनके लिए बहुत बड़ा मोमेंट है एंड
he is proud of me. ऑफ कोर्स ही विल बी प्राउड ऑफ Yes. यू। वो कहते हैं ना कि बेटियों का घर में जन्म लेना ही पर्व है, और उन्होंने तो ज़रूर आपको देख के कहा होगा कि मेरी बेटी मेरा गर्व है। अच्छा ये बताइए, कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है पुलिस की बहुत मुश्किल होती है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू। जब ट्रेनिंग का दौर था, क्योंकि आप अपने पिताजी की लाइफ एक बार देख चुकी थी कि वो किसी भी वक्त ड्यूटी पे जाते हैं, कोई ये टाइम बाउंड ड्यूटी नहीं है, 24 घंटे आप ड्यूटी पर तैनात हैं। जब ऐसे में जब आपने पिताजी को देखा था, उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग की बारी आई, वो डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग आपने की, तो कैसा लगा आपको, कितना मुश्किल रहा वो सफ़र? मुश्किल नहीं था, शुरुआत में थोड़ा सा लग रहा था कि यार हो पाएगी ट्रेनिंग या नहीं हो पाएगी, बट सेकंड थॉट नहीं था, ये था कि करना ही है तो सब कर सकते हैं। जब एक बार ये सोच लिया कि हाँ हमें ये टास्क कंप्लीट करना है तो आप कर लेते हो उसको। पर कहा जाता है ना, बेटियां बड़ी कोमल होती हैं, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको जूझना है। एनपीए की एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे जब आप एक स्क्वाड में आ जाते हो, जितने भी वहाँ पे ट्रेनीज़ होते हैं उन सबको स्क्वाड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और आपका पूरा बैच तो आपकी फैमिली है ही, उसके साथ आपका स्क्वाड जो है बहुत ही एक क्लोज ग्रुप है, जिसमें हर लेवल का एक ट्रेनी है जो कि बहुत अच्छा, जिसका फिज़िक है या जिसने पहले कभी भी कोई ऐसा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की है, तो सभी एक दूसरे को पुल करते कि नहीं हमें करना है, हमें कंप्लीट करना है। और वो जो स्ट्रेंथ है, और साथ में आपके जो उस्ताद हैं जो कि आपको ज़ीरो से आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं, बिल्कुल नीचे फर्स्ट लेवल से आपको लास्ट तक लेके जाते हैं, उन लोगों की सपोर्ट वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड एक बार आप अकेडमी चले गए हो तो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ही लोगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, इस दौर में कभी लगा कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कम आंका जाता है? जैसे कोई बड़ा जॉब अगर देना है तो पहले पूछा जाता है आप ये कर पाओगे, या आपसे वो उम्मीद नहीं होती कि आप कर पाओगे? कभी इस दौरान ऐसा लगा? मुझे लगता है कि खुद को प्रूव करना पड़ता है, बट एक बार आप प्रूव कर देते हो कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आगे से किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपसे ये पूछे। तो अगर आपको कभी ये लग रहा है कि हाँ आप खुद ही नहीं कर पाएंगे, या पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, फिर आप नहीं कर सकते। फिर आपको बहुत मुश्किल होगा कि आप सामने वाले को विश्वास दिला सकें कि आप कर सकते हैं। बट अगर हम पुलिस की बात करें, जब हम मेल ऑफिसर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम सारी वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, हम सेम एग्ज़ाम दे के एक प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जितना वो कर सकते हैं उतना हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं वापस आ रही हूँ। जब आपकी फ़र्स्ट टेन्योर था जो आपका, वो लखनऊ में था, लेकिन उसके बाद आप सहारनपुर गई। सहारनपुर जाकर आपने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया, एक कैफ़े को डिज़ाइन करने का। वहाँ से वो पहली बार जो कैफ़े है वो नज़र आया कि पुलिस लाइन में भी कोई कैफ़े हो सकता है जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करके लोगों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है। वो जो कैफ़े था, पहला कैफ़े, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जब मैंने सहारनपुर में एज एएसपी ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मेरे पास एएसपी लाइन्स का चार्ज भी था। तो जब पहले दिन मैंने ज्वाइन किया, उसी दिन मैं जब लाइन का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे कैंटीन चल रही थी ऑलरेडी। अच्छा, ऑलरेडी गवर्नमेंट कैंटीन? यस। तो वो जो कैंटीन थी वहाँ पे मैंने खाना देखा, खाना खा के देखा। अच्छा, मैं खुद नहीं गई, उसके बाद मैंने अपने स्टाफ से मंगवाया, ताकि मेरे सामने हो सकता है बहुत अच्छा बना के दे दें, बट बाद में कैसा दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो बैठने की स्थिति थी, जो हमारी फोर्स थी, मैंने उनसे बात की कि आपको क्या लगता है, ये ऐसा ही ठीक है या और कुछ अच्छा हो सकता है। तो फिर मुझे जब इतना फीडबैक मिला तो मेरे को लगा कि इसको हमें कुछ चेंज करना चाहिए, और जब चेंज करना ही है तो क्यों ना हम अपनी तरफ से बेस्ट दें। मैं बचपन से कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करती रहती हूँ, तो मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू था। मेरा कोई फील्ड नहीं है, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स नहीं किया हुआ है, बट एक चैलेंज था जो कि मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ करना है, अच्छा काम करना है तो करेंगे। दैट वाज अ प्रोजेक्ट। जैसे स्कूल में हम कोई भी प्रोजेक्ट करते थे तो यही रहता था कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे भी यही माइंड में था कि जब एक प्रोजेक्ट पूरा टेकअप किया है तो इसको अच्छे से करेंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा डिज़ाइन किया। उसका एक कॉन्सेप्ट भी था कि वहाँ पर एक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप, जहाँ पर बदलाव तो है लेकिन वो बदलाव लोगों के जीवन में भी बदलाव लाएगा। उस कंसेप्ट के बारे में जानना चाहती हूँ।
जो कैफ़े बनाने का पूरा पर्पज़ है वो एक तो वेलफेयर ओरिएंटेड है। जो सहारनपुर में कैफ़े था वो पुलिस लाइंस के अंदर सिचुएटेड था और वहाँ पे पुलिस लाइंस में हमारे क्वार्टर्स होते हैं जहाँ पर स्टाफ के बच्चे रह रहे हैं या जहाँ पे उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं, और वहाँ पे हमारे पुलिस लाइन में ऑफिसेज़ भी हैं। तो कुछ लोग वहाँ काम करने आ रहे हैं, जो भी जनपद में कोई नया पुलिसकर्मी आ रहा है वो वहाँ पे आ रहा है, पुलिस लाइन में एक बार विज़िट कर रहा है, जो जा रहा है वो भी पुलिस लाइन में विज़िट कर रहा है। सभी ऑफिसेज़ वहाँ पे है, सीनियर ऑफिसर्स के वहाँ पे ऑफिसेज़ हैं और फैमिलीज़ हैं, वो तो रह ही रही हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए वो पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था मैंने। वहाँ पे बैठने की जगह है, बाहर लॉन है जहाँ पे कुछ आप अपने बच्चों का अगर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो, कोई भी छोटा फंक्शन करना है वो एक छोटा सा एक हमारे पास रिक्रिएशनल स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके अलावा अंदर मैंने जो इंटीरियर डिज़ाइन किया था उसमें एक वॉल ऑफ परसेप्शन थी। मेरा सेकंड मोटिव यही था वहाँ पे कि जो भी पब्लिक बाहर से आ रही है, अगर हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे सेटअप में बैठे और कुछ खाए पिए हमारे साथ मिले, तो उनके मन में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए हमारे बारे में। अगर आप बाहर किसी से भी पूछेंगे तो एक बचपन से वहम सबके अंदर है कि भाई पुलिस वाले नहीं नहीं नहीं, है ना, डर है उनके मन में, क्योंकि शायद बचपन से ये सिखा दिया गया कि तुम खाना खा लो वरना पुलिस वाले को बुला लेंगे, पुलिस वाले अंकल आ जाएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। और ये सब चीज़ें मतलब माएँ ही सिखा देती हैं बच्चों को कि पुलिस से डरना है। मतलब उस डर को दूर करने का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया। तो जब आप हमारे पास आ रहे हो, हमारे घर में आ रहे हो, तो हम आपको बिल्कुल एक अच्छे होस्ट की तरह ट्रीट करें, परसेप्शन हमारी जो है वो पॉजिटिव जाए। मतलब आपने पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। पहले लोग जो हिचकते थे कि अब पुलिस स्टेशन जाएं या नहीं जाएं, उनको लगता था कि अरे कोई देख लेगा, अब ये वो माहौल ही नहीं रहा। आपने इतना फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर दिया। अब आपने कहा वहाँ एक वॉल ऑफ परसेप्शन थी, यहाँ पर भी एक वॉल है। जैसे ही मैं अंदर आई मैंने देखा कि बॉलीवुड से इंस्पायर्ड एक थीम है लेकिन किरदार सारे पुलिस वाले हैं। ये ख्याल कहाँ से आया? इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट इट। जब मैं कैफ़े बेल आउट बना रही थी तो वहाँ पे मैंने वॉल ऑफ परसेप्शन में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में लोग थे उन सबसे पूछा कि आप पुलिस के बारे में जब सोचते हो तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है। मैंने वो सब वर्ड्स कलेक्ट किए और वो उस वॉल पे लिखवाए। किसी ने बोला कि अच्छा है, यूनिफॉर्म का चार्म है, फिर किसी ने नेगेटिव चीज़ें भी बोली कि करप्ट हैं या इनको लीव्स भी नहीं मिलती हैं, और वो सब चीज़ें जैसा जैसा उन्होंने बताया वो मैंने उस वॉल ऑफ परसेप्शन में इकट्ठा करके मिक्स एंड मैच करके लिखा, ताकि अगर किसी को वहाँ पे उस वॉल ऑफ परसेप्शन के सामने खड़े होके हमारी नेगेटिव इमेज दिख रही है तो उसको कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हम बता सकें, और अगर किसी को पॉजिटिव दिख रहा है तो हम साथ साथ उसको एक होलसम पिक्चर दे सकें जिसमें उसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पता लग रहे हैं। जब मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन कर रही थी कैफ़े को, तो मेरे को एक मेन शो स्टॉपर टाइप की वॉल यहाँ पे क्रिएट करनी थी। एंड बॉलीवुड में ही कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे आप इंस्पायर हो जाते हो। तो पुलिस के अगर आप पुलिस की वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग क्या बोलते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत दबंग पुलिस वाला है, ये है राउडी, और ये सब जो भी वर्ड्स उनको यूज़ करना है। वो जो पुलिस वाले बहुत ब्रेव होते हैं उन्हें हम लोग फिल्मी दुनिया से जोड़ने लगते हैं। एग्जैक्टली तो उन्हीं किरदारों को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ताकि और भी यहाँ पे जितनी मूवीज़ जो पुराने ज़माने की हैं जो कि शायद नहीं देखी होंगी, तो वो भी आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ इसमें भी पुलिस का कुछ किरदार था जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा मैम, ये थॉट कभी पहले लाइफ में आया था कि ऐसी कोई जगह हो सकती है कि जहाँ पे इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पर एक आम आदमी पुलिस वाले के साथ खुल के बात कर सकता है? कभी ये थॉट पहले था लाइफ में, बचपन में, या कभी सुना था आपने? हमें कभी पुलिस से डर ही नहीं लगा। हमारे घर में पुलिस थी। एक बेटी कैसे डर सकती है अगर उसके पिताजी खुद पुलिस ऑफिसर तो जो लोगों को हम जब बाहर देखते थे कि भैया पुलिस से डर लग रहा है, नहीं पुलिस वाले ये कर देंगे, पुलिस वाले, हम तो कहते थे कि नहीं पुलिस वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पापा पुलिस में है, मेरे दादा पुलिस में थे, तो हमने उनको देखा है। मतलब वो छवि सुधारने का जो बीड़ा था वो आपने बचपन में उठा लिया था। तो मुझे कभी डर लगा नहीं, और मैंने इसीलिए इन्वायरमेंट भी ऐसे ही क्रिएट किए कि कोई भी आ रहा है तो उसको पुलिस से डर ना लगे। अच्छा, लेकिन इस अच्छे से एटमॉस्फेयर में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी महिला सुरक्षा को लेकर। बहुत सारे ऐसे केसेस थे, मीडिएशन के केसेस, उसे आपने सॉल्व किया। लेकिन ये सिर्फ कैफ़े नहीं है, कैफ़े विद काउंसलिंग फैसिलिटी है। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं जो त्रस्त हैं अपने पारिवारिक जीवन से, बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो शायद साथ नहीं रहना चाहते,
अपनी प्रॉब्लम्स लेके यहाँ आते हैं और उनके केस यहाँ पर कई बार काउंसलिंग से ही सॉल्व हो जाते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये? जब मैं इस कैफ़े की जगह डिसाइड कर चुकी थी कि इसको कहाँ पे बनाना है, कि यहीं पे हम इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसके साथ ही हमारे पास एक FDRC है जो कि फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक है, जिसमें कोई भी मैरिटल डिस्प्यूट के केसेस आते हैं तो हम उसमें सुनते हैं, उनको मीडिएशन की फैसिलिटीज़ और काउंसलिंग की फैसिलिटीज़ दोनों कपल्स को और उनकी फैमिलीज़ को प्रोवाइड करते हैं। उसी टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि अगर ये इतना अच्छा हम कैफ़े यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं और इसका पर्पस भी इन्हीं लोगों की मदद करना है, तो इसका नाम भी रिश्ता रखा जाए कि रिश्ते यहाँ पे जुड़ रहे हैं। वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो श को स मैं बोलते हैं। बिल्कुल पूछना चाह रही थी कि इसका नाम कैफे रिश्ता क्यों नहीं है, रिश्ता क्यों है? रिश्ता, इसलिए हमने लोकल लिंगो से वर्ड उठाया कि इसको हम रिश्ता बोलेंगे और रिश्ते सुधारने का ये काम करेगा। एंड जो हमारा FDRC है उसमें हमारे पास सारी कंप्लेंट्स मैरिटल डिस्प्यूट्स की आती हैं एंड हम उनको एक्सपर्ट्स के माध्यम से, जैसे उसमें हमारे पास लीगल काउंसलर्स हैं, हमारे पास प्रोफेशनल मीडिएटर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनकी टीम पूरी काउंसलिंग करती है कपल की और उनकी फैमिलीज़ की भी जॉइंटली, ताकि उनका फैमिली आगे जुड़ सके और वो जो उन्होंने सोच लिया कि हम डाइवोर्स तक लेके जाएंगे अपने रिश्ते को, वो वहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस रोक के कुछ पॉजिटिव सोचें और इसको अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करें। मतलब टूटते रिश्तों को आप बचा लेते हैं। जी। महिला सुरक्षा को लेकर तो आपने काफ़ी अच्छे कदम उठाए ही हैं, निरंतर जारी भी हैं ये। लेकिन अगर मैं अभी रिसेंट जिम्मेदारी की बात करूं जो अभी अभी आपके कंधों पर आई है, साइबर सुरक्षा की, साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये क्राइम रेट काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है और इस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है कि उसे काबू पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो क्या आपका इसके लिए पूरा रोड मैप रहेगा, कैसे इसे टैकल करेंगे और क्या आपने अभी तक कदम उठाए? जब हम साइबर क्राइम्स को देखते हैं तो अपराध के जगत में ये बहुत ही नई चीज़ है। बहुत से लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उनके साथ ये क्राइम हो गया और वो इसके विक्टिम बन गए। हमारे पास भी बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे और वो हर जगह पे हैं। साइबर क्राइम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड क्राइम में एडवांसमेंट आती जा रही है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ ना कुछ क्रिमिनल्स लोगों को ड्यूप कर रहे हैं, उनके साथ उनके फेक अकाउंट्स बनाना या उनको फाइनेंशियल लॉस करना। साइबर क्राइम में क्या है, ये दूसरे क्राइम से थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल। इसमें आपके साथ कुछ अचानक से नहीं हो रहा है, इसमें आपकी तरफ से भी कोई ना कोई इवेंट होगा। जैसे आपने एक केस स्टडी को लिया है कि आपके पास कॉल आता है, वीडियो कॉल आया और वहाँ से कोई महिला किसी आपत्तिजनक स्थिति में है और आपने कॉल उठा लिया, वो उसकी उसकी वीडियो उसने कैप्चर कर ली है एंड देन आपको भेज के ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अब हम ये आपकी फैमिलीज़ को भेजेंगे, अदरवाइज़ आप इतना पे करें। अगर हम सभी इतना कॉन्शियसली अपने डिवाइसेस को यूज़ करें कि हमारे पास कोई भी अननोन नंबर का कॉल आ रहा है तो हम वीडियो कॉल ना उठाएं। कोई भी ऐसा ज़रूरी काम तो नहीं है कि वीडियो कॉल पे अननोन नंबर से कोई कॉल आई और आपने उठा लिया। आप उसमें ध्यान दें कि अगर आपको वीडियो कॉल पिक भी करना है, आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि पता नहीं किसने मुझे इमरजेंसी में वीडियो कॉल कर दी है, तो आप अपनी शक्ल ना दिखाएं। आप उसको रूफ की तरफ करके सीलिंग की तरफ करके उसको यूज़ कर लें, या आप उसको किसी दीवार की तरफ कर लें, या उसको कवर कर लें कैमरा को, तब चेक करें कि कौन आपको फ़ोन कर रहा है। साइबर क्राइम से बचने का तरीका यही है कि आप अवेयर रहें और आपके अंदर जो जिज्ञासा है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है मुझे इधर से रुपए मिल जाएं, हो सकता है ये स्कीम भी बिल्कुल जेन्युइन हो, कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, एक वो फोमो जो है कि नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, उसमें आप उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देख रहे हो। आप जागरूक रहिए, आप जेन्युइन चीज़ों में इन्वेस्ट करिए, जेन्युइन स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए। आप किसी की बात को सुन रहे हैं, कोई आपको स्टोरी सुना रहा है कि मैंने आपके फादर से इतने रुपए लिए और मैं अब आपको पैसा वापस देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या इस तरह की कोई भी बात, तो आप सोचिए तो सही। थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप सोचिए कि क्या ऐसा हुआ था, क्या ये आपको ड्यूप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपको ये कह दे रहा है कि आप कोई सामान भेज रहे हैं, आपका पार्सल था, वो कस्टम्स ने रोक लिया है और अब आप मुंबई साइबर क्राइम के साथ बात करिए, है ना, या आपके साथ CBI के ऑफिसर बात करेंगे। जनरली किसी को एकदम से कोई ऐसे कॉल्स नहीं आते हैं, और अगर आपको आ रहा है आप वेरीफाई तो करेंगे कि आपने कुछ ऐसा गलत काम किया भी है या नहीं।
अच्छा मैम, ऐसे में क्या पुलिस लाइन से कोई कॉल आता है, कोई ये कहता है कि आप पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने क्या कोई ऐसा सेट स्टैंडर्ड तैयार किया है कि अगर कोई पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहा है तो उसका नंबर कुछ अलग से रिफ्लेक्ट होगा, या कोई स्पेसिफिक नंबर्स हैं, क्योंकि ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है एक सामने वाले व्यक्ति के लिए कि कॉल आ कहाँ से रहा है। देखिए, अगर आपको सपोज़ एक जेन्युइन कॉल आ रही है और आप ये मान के चलिए कि किसी सरकारी नंबर से नहीं आ रही है, किसी आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने आपको पर्सनल नंबर से कॉल कर दी है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज है और आप इसमें सहयोग करने के लिए हमारे थाने आए या आप इसमें अपनी स्टेटमेंट दें, पर इस पूरी प्रक्रिया में कोई आपसे रुपए तो नहीं मांग सकता, तो आप उनके अकाउंट में पैसा क्यों ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं? नहीं करना है। आप अपना जो आपके हार्ड अर्न मनी है आप उसको देखिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे किसी के कहने से या किसी की बात सुन के उसको पैसा नहीं दे सकते। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है कि अगर आपके पास जेन्युइन कॉल भी है, आप उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वेरीफाई करिए, आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा लीजिए, बट उसमें हो सकता है आपके पास आईडी किसी ने फेक बना के दी है या कोई फर्जी अकाउंट खोला है, उससे आपको कॉल कर रहे हैं। आपको कहीं पे भी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप पैसा ट्रांसफ़र करें, और जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तभी आपके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है साइबर फील्ड में। अब वापस आती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में। आपने कहा कि मैंने कभी एक सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाई नहीं की, मैंने यूपीएससी किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लियर नहीं किया, जब मुझे लगा मैंने पढ़ाई की और मैंने क्लियर कर लिया। कोई टिप आप देना चाहें कि बच्चे आपको फॉलो करें? एक लगन की बात होती है कि आपने अपना एक गोल सेट कर लिया है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का अगर वही सेम गोल हो तो एक ही रास्ता नहीं हो सकता उस तक पहुंचने का, सबकी अप्रोच अलग हो सकती है। और आपके सर्कमस्टांसिस कैसे हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आप जॉब करते हुए साथ में पढ़ रहे हैं या आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं या आप कॉलेज में जाके तैयारी कर रहे हैं, वो सबका अलग हो सकता है। सबकी अप्रोच उस गोल को अचीव करने के लिए अलग हो सकती है, इसीलिए आपको किसी और के अप्रोच को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके हिसाब से क्या सेट हो रहा है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि पुराने जो टॉपर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो कुछ और तरीके से तैयारी कर रहे हो, बट जब यूपीएससी ने आपको सिलेबस दे दिया है कि हाँ ये एक पैरामीटर्स हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ आएगा, आपके पास वो भी है, आपके पास इतना सारा रिसोर्स मटेरियल है जिसमें से आप तैयारी कर सकते हो। अब आगे आपकी अप्रोच है कि आप कैसे समझ रहे हो उस चीज़ को। कौन प्रीति यादव को इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा? माय पेरेंट्स। हु इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन लाइफ? सो माय पेरेंट्स एंड माय हार्ड वर्क। अगर प्रीति यादव आईपीएस ऑफिसर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं एक आर्टिस्ट होती। आर्टिस्ट तो आप आज भी हैं, यही रीज़न है Yes. कि आपने कैफे रिश्ता भी डिज़ाइन किया है और आप काफ़ी पेंटिंग्स करती भी हैं। यस। फ्री टाइम में आपको सबसे ज़्यादा अपील क्या करता है? व्हाट्स योर हॉबी? जब भी मैं फ्री होती हूँ तो चाहे वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो या दिन में मैं कभी ऑफिस से फ्री हुई हूँ लंच टाइम में, या मैं शाम के टाइम फ्री हुई हूँ, हो सकता है कई बार ऑफिस आज लेट नाइट ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद मैं थोड़ी देर फ्री हूँ, तो मुझे जब भी लगता है कि हाँ ये मेरा स्पेस है, मेरा टाइम है, उस टाइम पे मैं पेंटिंग करती हूँ। मैं घर जाके रात को 12 बजे भी पेंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। क्या पेंट करती हैं आप? मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंट करती हूँ एंड मैंने एनपीए में बहुत ज़्यादा पेंटिंग करनी स्टार्ट की थी। जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम पे मैं बहुत छोटा छोटा कुछ डूडलिंग या नेल आर्ट कुछ इस टाइप की चीज़ें करती थी जिसमें बहुत ज़्यादा समय ना लगे, बट जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी उस टाइम पे मैंने काफ़ी इलेबोरेट थीम बेस्ड पेंटिंग करनी स्टार्ट की, जो कि कई बार ऐसा होता है कि एक बार शुरू हो गई है बट 6 महीने तक ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि आपको हर बार लग रहा है कि नहीं इसमें ये भी एडिशन होनी चाहिए। जब तक मुझे लगता है कि हाँ एक पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है मैं उसमें कुछ ना कुछ आगे करती रहती हूँ। कंसंट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है आपके लिए? पीस ऑफ माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मन किस चीज़ में लग रहा है, आप तभी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आपको पढ़ाई करनी है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है पढ़ाई पे, पर आपको याद आ रहा है कि आज मैं कुछ अच्छा खा लेती हूँ, आज मैं चॉकलेट खा लेती हूँ, मेरे को ये शेक पीना है या मुझे मूवी देखनी है, तो मैं सभी एस्पिरेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप पहले जितना भी ये है ना कि आप इधर जा रहे हो आपका मन इधर जा रहा है, आप उन सब चीज़ों को ख़त्म करो, अब कर आओ। आप एक दिन मूवी देख लो, आप एक दिन कुछ अच्छा खा लो, आपको कुछ और अपनी हॉबी कंप्लीट करनी है आप कर लो,
उसके बाद आप जब भी बैठो उस टाइम पे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये रह गया। जब आप बैठे हो तो आप उस चीज़ में कंसंट्रेट करो, क्योंकि शायद आपका मेन गोल वही है। और अगर आप फिर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने गोल पे, तो शायद वो आपका गोल ही नहीं है। यू शुड नो कि आपको करना क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यूपीएससी क्रैक करे। आप लाइफ में और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप ये देखिए आपको करना क्या है। जो आपको करना है अगर आप वो करोगे तो आपका मन लगेगा। अच्छा, हमारी लाइफ में कई इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं। yes. सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट? व्हेन आई जॉइन द सर्विस। हर लेवल पे अलग होता है। जब आप ये देखिए एक बच्चे के लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होगा, जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, जब मैंने 12th में ट्राई सिटी टॉप किया, वो भी मेरे को अच्छा लगा। और कुछ भी जब भी हमें कुछ मिल जाता है ना जो हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होती है। और सबसे टर्निंग या डिफ़िकल्ट मोमेंट ऑफ लाइफ कौन सा रहा आपका? डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये सोच के चलना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम तरक्की करें। हमारे पेरेंट्स हमें आगे बढ़ाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद उसे मुकाम तक पहुंचाते हैं। ये बहुत कम महिलाओं के साथ होता है कि उन्हें वो सपोर्ट उनके शादी के बाद उनके पति से मिले, उनके इन लॉज से मिले। अगर मैं आपकी बात करूं, आपको ये सपोर्ट आपके पेरेंट्स से भी मिला और आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड से भी मिला। कितना ज़रूरी मानती हैं आप इस सपोर्ट को? क्योंकि जिस जॉब में आप हैं वो टाइम बाउंड नहीं है। ऐसे में इस फेज़ को कैसे देखती हैं आप? ये सब चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती है कि अगर आपको लग रहा है कि पुलिस की नौकरी है 24/7 है, तो चैलेंजिंग होगा अगर किसी की फैमिली इस चीज़ को ना समझे। और मेरे लिए कभी भी बैरियर नहीं था। मेरी फैमिली भी, मेरे पेरेंट्स तो खैर पुलिस में ही हैं और उन्होंने देखा है पुलिस की नौकरी क्या होती है, तो उनकी तरफ से कभी ये मेरे को इसमें ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि यार ये तू कैसी नौकरी कर रही है, क्या कर रही है, इतना सब काम करना पड़ रहा है। दे सपोर्ट मी एंड वो समझाते हैं कि हाँ ठीक है, काम करने के लिए ही तो आए ना, हमें करना है, तो हम अच्छे से करते हैं उसको। एंड सेम इज़ विद माई हस्बैंड। आई थिंक वहाँ से भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ही नोज़ मी सिंस आई वॉज इंडक्टेड इन टू द सर्विस एंड मैंने जब ट्रेनिंग की, ही वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट एट दैट टाइम। जब मेरे को वहाँ पे रनिंग करनी होती थी तो माई हस्बैंड यूज टू रन एट हिज प्लेस। Oh my God. तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है, मैं भी भाग रहा हूँ, ठीक है, जब मैं भाग रहा हूँ तो तू भाग सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं। मैम, कभी लगा इस दौरान कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मतलब मुश्किल है, एक बार स्टेप बैक कर लिया जाए? कभी लाइफ में ऐसा लगा किसी भी चीज़ को लेकर? नहीं। यू हैव ऑलवेज थॉट कि आप ये कर सकती हो? हाँ, यस। तो जब ये आपके मन में ये सोच है कि आप ये कर सकते हो और आप ये कर देते हो, तो आप उन बच्चियों को क्या कहना चाहोगे जो एक उम्मीद भरी निगाह से आपकी तरफ देख रही हैं? उनको एक टिप चाहिए, वो क्या टिप आप देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि पहले आप अपना गोल क्लियर करिए। आपको ये पता हो कि आपको चाहिए क्या, और तब आप शुरुआत करिए उसको पाने की। और फिर अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी है और आपको पता है कि मेरी जर्नी का डेस्टिनेशन ये है, तो बीच में रुकिए मत। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी आपको ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़े, आप अपनी जर्नी को जारी रखिए। अगर आप जारी रखते हैं अपनी जर्नी को, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बीच में कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। आपको पता है कि मुझे वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है, तो आप एक ना एक दिन पहुँच जाओगे। हाँ, बीच में अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स की सपोर्ट मिलती है, अच्छे आपको पीयर ग्रुप की या कोई भी आपके जो टीचर्स हैं उनकी सपोर्ट मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ में आपकी अपनी मेहनत ही है जो आपको पहुंचा सकती है। कोई इसमें आपके पास कोई दूसरा वे नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं किसी शॉर्टकट से उस रास्ते पे पहुंच जाऊंगी। तो शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में, आपको मेहनत करनी ही है, पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो ठीक है, आप उसके लिए दोबारा मेहनत करेंगी तो मिल जाएगी। बहरहाल प्रीति मैम, आप हमारे साथ शामिल हुई हमारे इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जिस तरह हम ये कहते हैं कि जब एक महिला आपके जीवन में होती है तो वो आपके जीवन को रंगों से भर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इस पुलिस कमिश्नरेट को रंगों से भर दिया। और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों के जीवन में भी वो रंग आ गए कि उनके मन से वो भय दूर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद वो करने के लिए जो आप कर रही हैं, वो होने के लिए जो आप हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, तबीयत से यारों पत्थर तो उछालो। यही जज्बा है
अगर ये आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सच में लक्ष्य पाना चाहते हैं तो बस उसके पीछे शिद्दत से लग जाइए, आपको मंजिल मिल जाएगी। तो इसी बात के साथ आगे कदम बढ़ाते रहिए और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पाते रहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.